अच्छा अभी जवानो आओ पढ़ें। कुछ लोग घर कल नहीं आए थे तो मैं उनसे ये पूछ रहा था, हाँ भी कल किधर थे। तो मैं ये भी देखता रहता हूँ ना कि नग पूरे ने कि घट हो रहे ने। काम दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन पे जा रहे हैं, या तो कहते मैंने समझ कोई नहीं आ रही, या आप रमजान देख के इतनी गर्मी देख के भाग जाए। दो तीन इफेक्ट है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि जो कल आपको एग्जांपल्स दी थी 17.20 जी, इसमें क्या मसला था? मटेरियल बी में मसला था, सॉल्यूशन में मसला है। सॉल्यूशन तो मैंने रेक्टिफाई कराया था ना कल। हाँ जी, मैंने सॉल्यूशन आपको कहा था पिक्चर ले लेना यार जरा कल। वो दूसरी क्लास में करवाया था, ये बच्चों ने किया था, भेजी थी पिक्चर ग्रुप में। जी बेटा, क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल बी, पहले साल की रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे किया है? 250 245 हाँ प्लस 150 प्लस। तो सही है, सही है। इसमें क्या मसला है? 19,050 आता है, ये सही कह रहे हैं आप। कितने क्या जवाब जो कल किया था? पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा वो जवाब। चलो, आंसर लिए की कॉपी मैंने कहा था पिक्चर ले लो, पता नहीं स्क्रीन ही शो हो रही। अच्छा अच्छा, चलें जी शो करते हैं स्क्रीन। वो कहते हैं एक दफा करवा दें, कंफ्यूजन है। चलो मैं करवा देता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं। मैंने तो पुराना जो केसट है वही चलानी है। मैं करवा देता हूँ जनाब। हम गुलाम खादिम, एक मिनट दे दो। ओके, इधर क्या सवाल है? यही था ना? हाँ, उम्मीद है आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सबको, इधर वाली क्लास को भी और घर से पढ़ने वालों को भी। जी ये एक एग्जांपल थी, स्क्रीन नजर आ रही होगी बेटा। हाँ, मैंने कहा था ये एग्जांपल करें बेटा, घर से करके लानी थी। हाँ, देखें कहता है कैलकुलेट द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ। प्रोजेक्ट कितने साल का है? 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। आपने उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। एज्यूम ये करना है कि परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट मुस्तकबिल में इंक्रीज, जितनी प्राइस आज है मुस्तकबिल में भी उतनी ही प्राइसेस होगी। ठीक है, कितने साल का सवाल हल करना है? 3 साल लाइफ है तो 3 साल की रेलेवेंट कॉस्ट अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है अ कंपनी इज टेकिंग अ डिसीजन फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक प्रोजेक्ट पे 3 तरह का मटेरियल चाहिए, ए बी और सी। मटेरियल ए साल की, हर साल कितने केजी चाहिए? 500 केजी। 100 केजी इन्वेंट्री में पड़ा है, इसके साथ एनुअल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। एनुअल इन्वेंट्री नहीं है बल्कि इन्वेंट्री है, तो ये सिर्फ पहले साल में यूज हो सकता है। तो लेकिन उसने नीचे लिखा हुआ है मटेरियल ए इज रेगुलरली यूज बाय द कंपनी। तो ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर यूज वाला मटेरियल है। तो जब भी कोई मटेरियल किसी रेगुलर प्रोडक्शन के लिए पड़ा हो, हम उसको वहीं इस्तेमाल करते हैं। अपने डिसीजन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल मार्केट से परचेज कर लेते हैं। बताया था ये रूल कि अगर मटेरियल स्टॉक पे पड़ा हो और उसका रेगुलर यूज हो, किसी प्रोडक्ट पे लगता हो, तो आप रेगुलर प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने नए डिसीजन के लिए
सारे की सारी क्वांटिटी मार्केट से परचेज करेंगे। तो मार्केट में आज जो करंट परचेज प्राइस है वो 55 है। माजी में ये जो 100 केजी खरीदे थे इसकी कॉस्ट 40 थी, ये तो संग कॉस्ट है। माजी में खरीदा था, ये संग कॉस्ट है, इसको कहीं पे भी काउंट नहीं करना। आज मटेरियल 55 रुपए का खरीद सकते हैं, तो मटेरियल ए की जो रेलेवेंट कॉस्ट आएगी, मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट में परचेज कॉस्ट आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी? तो 55 रुपए पर केजी इंटू मेरा ख्याल है 500 केजी, 55 रुपए इंटू 500 तो 27,500 रुपए इज द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल ए। सॉल्यूशन में मैंने कहा था एरर है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मटेरियल बी की जब बात करते हैं तो वो कहता है 400 केजी सालाना चाहिए, हमारे पास इन्वेंट्री में कितना पड़ा हुआ है? 250, और उसने नीचे लिखा हुआ है मटेरियल बी का कोई रेगुलर यूज नहीं है और इसका कोई और इस्तेमाल भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ स्क्रैप हो सकता था। क्या हो सकता था? तो ये जो 250 केजी है ये स्क्रैप हो सकता था। कितने केजी स्क्रैप हो सकता है? पहले साल में ये 250 केजी अगर हम यूज कर लें तो हमें जो स्क्रैप करने से फायदा आना था वो स्क्रैप वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगोन आ जाएगी पहले साल में। 250 केजी को जब आपने बेचना था तो 45 रुपए के हिसाब से बेचना था, तो स्क्रैप वैल्यू फॉरगोन होगी, मेरा ख्याल है 7800 बनती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये गलत है? 11 आपने इतने का बेचना था, नहीं बेच पाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये 250 केजी की हो गई। बाकी हर साल में 400 केजी परचेज करेंगे, इस साल में 150 केजी परचेज करेंगे क्योंकि 250 केजी पड़ा हुआ यूज कर लिया, तो पहले साल 150 केजी की परचेज कॉस्ट आएगी, अगले सारे सालों में पूरे 400 केजी की परचेज कॉस्ट आएगी 52 रुपए के हिसाब से। ये कितना आता है? 7800 और 20,800। क्या कहते हैं? अगर पड़ा हुआ यूज कर लें तो फिर उतनी क्वांटिटी कम परचेज करेंगे, 400 केजी में से 250 केजी पड़ा हुआ यूज करेंगे और 150 केजी परचेज करेंगे सिर्फ पहले साल। बाद में तो वो इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी ना, पड़ी तो नहीं रहनी, तो अगले सालों में पूरा 400 केजी परचेज होगा। तीसरे केस में मटेरियल सी, मटेरियल सी 350 केजी हर साल चाहिए और हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? तो पहले साल में ये 300 केजी यूज हो जाएगा, बाकी 350 केजी हर अगले साल चाहिए होगा। तो ये 300 केजी के मुतालिक क्या कहता है? कहता है ये मटेरियल भी रेगुलर यूज का नहीं है, ये मटेरियल भी रेगुलर यूज का, ये स्क्रैप हो सकता है 18 रुपए पर, या ये किसी मटेरियल जी की जगह यूज हो सकता है जहां से आपको 25 रुपए बचेंगे, जी परचेज ना करना पड़े। तो जब आप सी को जी की जगह यूज करेंगे तो जी के पैसे खरीदने के बच जाएंगे। अब आपकी दो सेविंग्स हैं, आपकी क्या है? दो सेविंग है, या तो 18 रुपए का स्क्रैप कर दें, या दूसरा ये है जी की जगह यूज कर लें और वहां से जी के 25 रुपए बचा लें पर केजी। अब ये दोनों फायदे हैं, या स्क्रैप कर दें या सी को जी की जगह यूज करके जी के पैसे बचा लें। अब इन दोनों में बेनिफिट है, दोनों में से जो हमने हायर बेनिफिट लेना था वो सेक्रीफाइस होगा। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेविंग फॉरगॉन, वो जो 25 रुपए की सेविंग है फ्रॉम जी, फॉरगॉन। सी से जब वो जी की जगह यूज होना था तो 75 और 100 रुपए की सेविंग आनी थी, वो सेविंग फॉरगॉन होगी। बाकी फिर आप परचेज कॉस्ट लेंगे, मेरा ख्याल है पहले साल 50 केजी परचेज करेंगे, मेरा ख्याल है परचेज कॉस्ट 45 रुपए है। पहले साल 50 केजी परचेज करेंगे, अगले सालों में पूरा 350 केजी परचेज करेंगे, ऐसे ही है। ये कितना है? डबल टू 500, डबल टू 50 और आगे 750। अब आप इसका टोटल कर लेंगे तो जो भी जवाब आता है, जिस बच्चे को जहां कहीं मसला है वो पूछे। अब मैंने तो अपनी तरफ से डिस्कस कर दिया,
जी कोई मसला मसला है? बस यहाँ मसला था कि सी को से स्क्रैप भी कर सकते थे और सी को जी की जगह यूज भी कर सकते थे और जी के पैसे बचने थे। तो दोनों बेनिफिट में से हायर बेनिफिट हमने लेना था। इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की वजह से हायर बेनिफिट सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले। इकट्ठा नहीं करना, अलग-अलग करना है। वजह ये है कि आपने यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कोई कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में इकट्ठा करते हैं। ये एमएफए में जब भी रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होगी तो हर साल की अलग रेलेवेंट कॉस्टिंग है। ठीक है, हर साल की अलग। अगर आपने कॉस्ट पढ़ी है तब इकट्ठी होती थी, एमएफए में अलग होगी हर साल की। आगे चलें। कल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल पढ़े थे। कल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल पढ़े थे। कल हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल रिवाइज किए थे। तो मेरा ख्याल है हमने सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के रूल्स पढ़े थे, फिर हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट के शायद पढ़े थे, फिर हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स के पढ़े थे। तरतीब कुछ भी आगे पीछे हो सकती है। हाँ, लेबर कॉस्ट के रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल हमने नहीं पढ़े थे, तो आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट अगर निकालनी हो, लेबर में रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल अप्लाई करने हो, तो बेटा वहां पे दो सिचुएशंस होती हैं। मेन दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन है लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, लेबर है स्पेयर कैपेसिटी। पहली ऑप्शन क्या है? लेबर, लेबर का मतलब वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर जिन्होंने प्रोडक्ट बनानी है, लेबर हैज स्पेयर कैपेसिटी। और दूसरे केस में लेबर हैज नो नो स्पेयर कैपेसिटी को फुली एम्प्लॉयड भी कहते हैं। नो स्पेयर कैपेसिटी को क्या कहते हैं? अब हमें कैसे पता चलेगा कि लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं? कोई बच्चा बताए क्या रिक्वायर्ड, क्या अवेलेबल? हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये होता है कि आप वर्कर को पूरे काम कर रहा है जी। आप वर्कर को 48 घंटे की पे कमिट करते हैं, लेकिन वर्कर काम 48 घंटे नहीं करता, डिमांड ही नहीं है, काम ही नहीं है, वो फारिग है, आइडल है। तो जब भी वर्कर पेड आवर से कम काम करे, व्हेन बी वर्किंग आवर्स आर लेस देन पेड आवर्स, हफ्ते में 48 घंटों की पेमेंट इदारे ने कमिट किया कि हम आपको 48 घंटे के पेमेंट करेंगे, 8 घंटे रोजाना, लेकिन वर्कर काम कितने घंटे कर रहा है? अगर वर्कर 40 घंटे का काम कर रहा है, 8 घंटे की पे वो कंपनी से ले रहा है, लेकिन 60 घंटे का काम वो कंपनी का काम ही नहीं है। तो इसको कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी का पता चलता है जब पेड आवर्स ज्यादा हो प्रेजेंट वर्किंग आवर्स के। ठीक है, जब भी पेड आवर्स वर्किंग आवर से क्या होंगे, और अगर पेड आवर और वर्किंग आवर दोनों बराबर हों तो फिर वो नो आइडल टाइम या नो स्पेयर कैपेसिटी। वर्कर को जितने घंटों की वेजेस पे की जाती है उतने ही घंटे वो काम कर लेता है। जब भी पेड आवर और वर्किंग आवर बराबर हो उसको क्या कहते हैं? नो स्पेयर कैपेसिटी। और जब भी पेड आवर वर्किंग आवर से ज्यादा हो उसको क्या कहते हैं? आई कैप इसको खुद बता देता है कि इतने घंटे आइडल है, मोस्टली आई कैप खुद बता देता है। ठीक है, तो जब भी वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी हो, इस केस में भी आगे तीन सिचुएशन है, तीनों में से कोई एक आएगी, लेकिन पहली वाली कॉमन है, तीनों नहीं आएंगी, तीनों में से कोई एक सिचुएशन आएगी और सिचुएशन नंबर 1 डोमिनेंट है।
क्या मतलब? हाँ ये भी, वर्किंग आवर्स आर लेस देन पेड आवर्स, ठीक है, इसे ये कह सकते हैं पेड आवर्स ज्यादा है, वर्किंग कम है। हाँ जी, इसमें भी आगे 3 फर्दर सब सिचुएशन है, तीनों नहीं आएंगी, तीनों में से कोई, और ये अगर ना कुछ बताए तो पहली वाली नहीं चलना है, पहली वाली सिचुएशन ने चलना है। पहली वाली सिचुएशन का नाम है फुल रेट इज कमिटेड, फुल रेट इज इन स्पेयर आवर्स। दूसरी सिचुएशन का नाम है पार्शियल रेट इज कमिटेड, इन स्पेयर आवर्स। जी, फुल रेट इज कमिटेड, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको सिचुएशन पता चल जाएगी। एंड कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, ये सिचुएशन के नाम है, तीनों में से कोई एक आएगी। वर्किंग आवर्स को प्रेजेंटली एंगेज्ड आवर भी कहते हैं, अवेलेबल नहीं कहते। पेड आवर्स को आप अवेलेबल आवर्स कह सकते हैं, पेड आवर्स को आप क्या कह सकते हैं? फुल रेट इज कमिटेड, पार्शियल रेट इज कमिटेड, और तीसरा क्या है? फुल रेट इज कमिटेड बट एम्प्लॉय कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स। जी, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। पहली वाली, ये फुल रेट वाली, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसकी पॉलिसी ये है कि कंपनी अपने वर्कर को पेमेंट करती है, कंपनी ने कमिट किया हुआ है कि हम आपको पूरे वीक में 48 घंटे की पेमेंट करेंगे, और वर्कर को जो नॉर्मल रेट वेजिस का दिया जाएगा वो कितना होगा? फॉर एग्जांपल 500 रुपए पर आवर। काम हो या ना हो, वर्कर को कितना पेमेंट की जाएगी? कंपनी ने ये कमिट किया है। वर्कर इस वक्त जो प्रेजेंटली काम कर रहा है, हर वीक प्रेजेंटली वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, उसके पास कितने स्पेयर टाइम है? 8 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में कंपनी उस कमिटमेंट के मुताबिक वर्कर को कितनी वेजिस पे करेगी? अगर मैं कहूं 40 घंटों की कंपनी कितनी वेजिस पे करेगी जब वो काम कर रहा है? 500 के हिसाब से 20,000 रुपए। और जब वो फारिग होगा, कोई काम नहीं कर रहा 8 घंटे, तो पैसे देगी कि नहीं? कितने पैसे? पूरे पैसे देगी। यानी कंपनी काम हो ना हो, वर्कर को कमिट किया हुआ है, कंपनी अपनी कमिटमेंट के मुताबिक कमिटेड कॉस्ट पे करेगी। कंपनी काम करने के बदले 20,000 दे रही है, और 20,000 नहीं, काम ना करने स्पेयर टाइम के बदले 4,000 दे रही है, और एक्टिवली काम करने के बदले 20,000। हर हफ्ते ऐसे ही चल रहा है, समझ आ रही है? हर हफ्ते ऐसे ही हो रहा है। 48 घंटे के पैसे कंपनी यानी 24,000 दे ही जा रही है। मिसाल के तौर पर एक वीक ऐसा आता है कि जिसमें 8 घंटे का कोई स्पेशल ऑर्डर या कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। कितने घंटे का? तो कंपनी अब वो जो 8 घंटे काम करवाएगी स्पेयर टाइम में से, उसकी कंपनी कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगी? क्यों नहीं पेमेंट करेगी? क्योंकि कंपनी हर वीक 8 घंटे पेमेंट करती आई है बड़े अरसे से। अगर किसी का वह हफ्ते में 8 घंटे का काम निकला है, तो वर्कर का ये राइट नहीं बनता कि वो कंपनी से डिमांड करे मुंह फाड़ के और पैसे दो। और भाई पिछले हफ्तों में जिसमें काम नहीं था, हम आपको 8-8 घंटों के पैसे देते आए ना, इस हफ्ते अगर 8 घंटे का काम निकला है तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई, चलो एक काम कर, तुम्हें कोई इजाफी पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसको कहते हैं फुल रेट इज कमिटेड। जब भी वर्कर फारिग हो और कंपनी फारिग टाइम में पूरे पैसे दे रही हो, फारिग टाइम में क्या दे रही हो, तो अगर फारिग टाइम में कोई स्पेशल ऑर्डर या कोई डिसीजन किया जाएगा परफॉर्म, तो कंपनी वर्कर को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करेगी। यहाँ पर नो इंक्रीमेंटल पेमेंट, यानी अगर 8 घंटे का कोई नया प्रोजेक्ट करना है, किसी भी वीक में 8 घंटे का नया प्रोजेक्ट आ जाता है, तो कंपनी वर्कर को कोई इजाफी पैसे नहीं देगी। ठीक है,
कंपनी काफी पैसे नहीं देगी तो यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट वुड बी नील, नो एक्स्ट्रा कैश पेमेंट। यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? आई कैप ने सिर्फ ये कहना है वर्कर हैज आइडल कैपेसिटी ऑफ 20,000 आवर्स। आप समझ जाएं कि 20,000 घंटे की स्पेयर कैपेसिटी और फुल रेट 20,000 घंटों में दिया हुआ है। समझ आ रही है? तो आपने 20,000 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट जीरो लेनी होगी क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं होगी। और बात समझ आ रही है बच्चों? चले, वॉइस इशू बीच में एक दफा आया था, मैंने रिपीट कर दिया था। दूसरी सिचुएशन पार्शियल रेट वाली, दूसरी कौन सी है? पार्शियल रेट वाली जो इंग्लिश लिखी हुई है, ये पार्शियल रेट इज कमिटेड। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का, एक फिक्रे का इजाफा किया होगा सवाल में। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ, कंपनी कहती है कि हम आपको पूरे वीक में 48 घंटों की पेमेंट करेंगे, जो बेसिक रेट है वो कितना है? 500 रुपए पर आवर होगा। लेकिन कंपनी एक कंडीशन लगा देती है, स्पेयर आवर्स या आइडल आवर्स या आइडल परसेंट ऑफ नॉर्मल रेट या बेसिक रेट, ये फिक्रे का इजाफा है। बाकी वो काम प्रेजेंटली कितने घंटे कर रहा है वर्कर? 40 घंटे का। इस लाइन का मतलब है कंपनी ने कहा है कि आप फारिग टाइम में तुम्हें पूरे पैसे नहीं देंगे। आप फारिग हैं, जिन जिन हफ्तों में आप फारिग होंगे आपको 60% देंगे। हाँ, अगर आपका काम निकल आया किसी हफ्ते में 60% देने के बाद, तो वो जो रिमेनिंग 40% है वो भी दे देंगे आपको, कोई मसला नहीं। लेकिन जिन हफ्तों में आपका काम ना आया, आप स्पेयर हुए, स्पेयर टाइम में कंपनी पूरे पैसे, इसको बोलते हैं पार्शियल रेट, कंपनी ने कमिट किया हुआ है। और जितना कमिट कर लिया हुआ है 60%, ये इररिलेवेंट है। रिमेनिंग 40% जो होगा ना, वो रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो काम आएगा तो देंगे, अगर काम ना आया। क्या ये बात समझ आ गई है? जब भी इस केस में कंपनी ऑलरेडी इतने पैसे दे रही होगी, 40 घंटों के 500 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए दे रही होगी, और 8 घंटों के 500 रुपए नहीं दे रही होगी। तो कंपनी 60% के हिसाब से 22,400 रुपए दे रही होगी। देखें, 24,000 नहीं दे रही। कंपनी ने 40% को रोका हुआ है। अगर कोई नया स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, कोई भी नया काम आ जाता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ जाता है, तो कंपनी, अब वर्कर कहेगा जनाब जो आपने मेरे पैसे कटौती करके रखे हुए थे वो रिलीज करें। तो अब इस केस में 8 घंटे का अगर ऑर्डर आ जाए तो 500 रुपए इंटू 200 तकरीबन बनता है। तो वो 3200 या 1600 रुपए। कब ज्यादा वॉइस इशू आ रहा है सर जी? अच्छा यार, मेरे एंड पे तो एक ही दफा बस मैसेज आया था, योर इंटरनेट कनेक्शन इज वीक, बस एक दफा मैसेज आया, दोबारा नहीं आया। सर 52 घंटे काम किया है तो एडिशनल 4 की मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, फिर तो ओवर टाइम कहलाता है। हाँ, अगर 48 घंटे कमिट किए हैं, वो काम 52 घंटे कर दे तो वो तो ओवर टाइम काम कर रहा है, उसके पैसे भी देंगे और ज्यादा देंगे। वो 4 घंटे के पैसे ज्यादा होते हैं, ओवर टाइम के पैसे हमेशा क्या होते हैं? हम अभी वो बात नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं स्पेयर कैपेसिटी। तुसी खुद गए हो परली साइड पे, ये दूसरी साइड पे नो स्पेयर कैपेसिटी में हम पढ़ रहे हैं वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, उसके साथ जितने वीक के घंटे कमिट किए गए हैं वो उतने घंटे काम नहीं कर रहा। आवाज आ रही है? हैं? मेरी आवाज ठीक है? और जवानों दस दो यार, तानू तो आ ही रही है। जो घर से पढ़ रहे हैं बेटा वो बताएं आवाज आ रही है? जब आवाज का मसला आए तो यक जान होकर कहें वॉइस इशू, वॉइस इशू, फिर एक ना कहे। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम एवर सर, है वो कहते हैं सर क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर है ना? जिसको आवाज नहीं आ रही फिर उसका अपना इंटरनेट कमजोर है। चलो भाई जवानो बताओ, पार्शियल रेट के केस में क्या कुछ रेलेवेंट होगा? जितना वो रिमेनिंग या एडिशनल कंपनी पे करेगी, रिमेनिंग जितना पे करेगी उसको रिमेनिंग रेट कहते हैं, आप एडिशनल रेट भी कह सकते हैं। इस केस में जो रिमेनिंग 40% है, रिमेनिंग
रिमेनिंग जो 40% है वो रेलेवेंट होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक, सिचुएशन इसी के अंदर स्पेयर कैपेसिटी के अंदर ये समझाने के लिए मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। असल में तो आपको ये याद रखना है, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, वहाँ डायग्राम नहीं है, वहाँ टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। जी जनाब, हमारे वर्कर हैं जिनको कहते हैं स्किल्ड लेबर। हम उनको पूरे पैसे दे रहे हैं, पूरे पैसे दे रहे हैं। कितने घंटों की पेमेंट कर रहे हैं? हम इन्हें पूरे 48 घंटे की पेमेंट कर रहे हैं और 500 रुपए के हिसाब से। वो हर हफ्ते जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? 40 घंटे वो काम कर रहे हैं। हर हफ्ते इनके पास स्पेयर टाइम कितना है? ठीक है, कंपनी ने कहती है जनाब आप 8 घंटे हर वीक में फारिग हैं, आइंदा से आपने फारिग नहीं रहना, आपने सेमी स्किल्ड वर्कर हैं जो हमारे इदारे में शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, आपने उनकी जगह जाकर काम करना है, क्योंकि हमारे सेमी स्किल्ड वर्कर जो हैं वो क्या हैं? शॉर्टेज में है। किसने किसकी जगह जाके काम करना है? क्योंकि उनको पैसे तो पूरे दिए जा रहे हैं, तो वो जो 8 घंटे फारिग बैठे रहते थे, अब वो 8 घंटे के लिए कहाँ जाएंगे? सेमी स्किल्ड का काम करते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट या कोई भी उनका अपना काम निकल आए, अगर ये नया प्रोजेक्ट आ जाए तो ये जी आवाज कट गई होगी बेटा, आवाज कट गई होगी। माइनर सा इशू आया जी, आवाज कट गई है, बिल्कुल मुझे भी पता है आवाज कट गई है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर 48 घंटे की पेमेंट कंपनी कर रही है, वो काम 40 घंटे कर रहे हैं, कंपनी ने कहती है 8 घंटे जो आप फारिग हैं वो किसकी जगह जाके काम करें? सेमी स्किल्ड की जगह, क्योंकि सेमी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। आवाज आ रही है बेटा? माइक बंद करें और नहाते नहीं यार, आवाज पानी की आ रही है, भावे नहा रहा है तो नाल लेक्चर रखा है, ट्यूबवेल पे नहा भी रहा है तो नाल लेक्चर भी सुनता है मुंडा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वापस आ जाते हैं हम, इतनी सीरियस लेक्चर चल रहा होता है बीच में को फुलझड़ी आ जाती है, हैं? मैं नहीं चाहता कि हंसी मजाक हो, क्योंकि एनर्जी स्टोर कर, कल मैं जब गया हूँ तो मेरे बच्चे बात करना चाह रहे थे, मैं क्या पढ़ा हो जाओ पढ़ा हो जाओ पढ़ा हो जाओ, थक गया था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पहली क्लास में कल बड़े पुरजोश होकर पढ़ाया, तो वो फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते तक तो मेरी जो एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो गई। आज मैं एनर्जी बचा के लाया हूँ, हैं? आज एनर्जी बचा के लाया हूँ, इंशाल्लाह आज जब मैं घर जाऊंगा तो बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलूंगा। अच्छा, तो स्किल्ड लेबर, अगर स्किल्ड लेबर स्पेयर कैपेसिटी में है और हम उन्हें कहते हैं कि आपने किनकी जगह जाके काम करना है, तो वो जाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। किसी एक हफ्ते में अगर नया प्रोजेक्ट आ जाए तो स्किल्ड लेबर वाले अब कहेंगे जनाब हमारा अपना काम निकल आया, वो उस वीक में क्या करेंगे? ये न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और इधर नहीं जा पाएंगे। वो जो सेमी स्किल्ड की जगह काम करते थे वो कर पाएंगे? अब नहीं, न्यू प्रोजेक्ट की वजह से वो वहां नहीं जाएंगे, मजबूरन कंपनी को मार्केट से क्या करना पड़ेगा? मार्केट से वो जो सेमी स्किल्ड वर्कर है वो मार्केट से क्या करने पड़ेंगे? हायर करने पड़ेंगे, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि नया स्किल्ड वालों का अपना काम निकल आया है। जब किसी का अपना काम आ जाए तो वो दूसरे की जगह काम करने को प्रेफर नहीं, समझ आ रही है बात? स्किल्ड लेबर सेमी स्किल्ड की जगह काम कर सकती थी, स्पेशल प्रोजेक्ट आने की वजह से स्किल्ड लेबर जब सेमी स्किल्ड की जगह काम नहीं करेगी तो इदारे को मजबूरन सेमी स्किल्ड वर्कर बाजार से, तो सेमी स्किल्ड वर्कर को हायर करने की जितनी कॉस्ट है वो इदारे को पड़ेगी, और इस नए प्रोजेक्ट की वजह से पड़ेगी, नए प्रोजेक्ट की वजह से पड़ेगी। नवा प्रोजेक्ट ना आता, नया प्रोजेक्ट ना आता तो आपके स्किल्ड वर्कर ने सेमी स्किल्ड की जगह काम कर ही जाना था और काम सही चलता रहता। अब ये जो नए बंदे हायर करने पड़े हैं वो इस नए प्रोजेक्ट के आने की वजह से करने पड़े हैं, तो इस केस में हायरिंग
कॉस्ट ऑफ अदर वर्कर रेलेवेंट होगी। तो अदर वर्क हायरिंग कॉस्ट ऑफ, सिचुएशन का नाम क्या था, ऑलरेडी इज कमिटेड एंड कैन वर्क, यानी जो वर्कर फारिग है वो किसी और की जगह काम कर सकता था, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट की वजह से वो काम, और उस जगह पे नए बंदे रखने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट पे नहीं, उस अदर काम के लिए अदर वर्कर रखने पड़ेंगे, लेकिन रखने प्रोजेक्ट की वजह से पड़ रहे हैं, इसीलिए ये प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। आपने ये सारी सिचुएशन कॉस्ट में की होगी, लेकिन एज अ रूल आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, आपने तुक्के से वहां पे की होंगी, तो एज अ रूल नहीं पढ़ी, हमने एज अ रूल पढ़ी है और पढ़ाई है, और फाइनल में भी पढ़ाते रहे हैं ऐसे, सीए फाइनल में, क्योंकि वहां तो ये सिचुएशन बार बार आती है। आपके सीए इंटर में एक आधी दफा आई होगी, तो आपके टीचर ने जब भी आपने जिनसे कॉस्ट पढ़ी है, उन्होंने सवाल कराते कराते आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देके आपसे पूछा एक्स्ट्रा बताओ कितना है, कोई है एक्स्ट्रा, कुछ क्या चेंज आई है, तो जो टीचर ये रूल के तौर पे नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं बताओ चेंज क्या आई है, जितनी चेंजेस होती हैं वो रेलेवेंट है, तो हर बच्चा फिर कर लेता है ठीक। हम रूल के तौर पे पढ़ते हैं, मुझे आदत है मैं रूल के तौर पे पढ़ाता हूँ ताकि आप कर सकें, ठीक है। हम आपके उस्ताद मोहतरम का नाम नहीं ले रहे, हम उनको उनकी बुराई भी नहीं कर रहे, हम अच्छाई बयान कर रहे हैं कि वो उस्ताद मोहतरम वहाँ पे करा देते हैं, क्योंकि हर सवाल में नहीं है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि मैं आपके उस्ताद मोहतरम पुराने की खिंचाई कर रहा हूँ, जो जिनसे आप पढ़ कर आए हैं वो सब हमारे लिए मोहतरम है, मेरा काम बस रिवाइज करना है, वजह मजबूरी कि मैं समझता हूँ कि आप भूल चुके होंगे, या उन्होंने जिस दिन बताया हो आप शायद छुट्टी पे ना हो, तो एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा काम है सारा बताना। वो समझ आ गई है तीनों, वर्कर फारिग है, पूरे पैसे ले रहा है इदारे से, कंपनी उसको नए ऑर्डर का कुछ नहीं देगी, वर्कर फारिग था, कंपनी उसको पार्शियल पैसे दे रही थी, तो नए ऑर्डर की वजह से, ये नए प्रोजेक्ट की वजह से रिमेनिंग पैसे भी देने पड़ेंगे। वर्कर फारिग था, किसी और की जगह काम कर सकता था, नहीं कर सका स्पेशल ऑर्डर की वजह से, तो नया बंदा जो रखना पड़ेगा उसकी हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट होगी, ठीक है, समझ आती है। आखिरी अब इधर आ जाए, अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो, अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो, और नहीं मसला होएगा ताड़े वास्ते इतने दस रहे हैं भाईजान, आप कह रहे हैं कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो ये आपके लिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज तो अगर मैं सब कहता ना सबने पढ़ी है चलो आ जाओ मेरे नाल, मैंने नहीं करानी, ये आपके लिए करा रहा हूँ जिन बच्चों ने रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं पढ़ी या जिन्होंने पढ़ी थी और भूल गए हैं, सब मेरी तरह के ही होते हैं, तकरीबन भूल जाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको याद रहे, मैं खुद भूल जाता हूँ रूल पढ़ के, कोई मसला नहीं, अब तो वो पढ़ा पढ़ा के याद हो गया, नया कोई रूल पढ़े तो बार बार करें तो याद रहता है जी। अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, 48 घंटे की पेमेंट हो रही है और वो काम भी कितना कर रहा है, अब कंपनी के पास तीन ऑप्शन है, या तो नए बंदे हायर कर ले, कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए बंदे हायर कर ले, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हायर कर ले, नए बंदे हायर करेंगे तो उनकी हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट होगी, या पुराने बंदों से ओवर टाइम काम करा लें, पुराने बंदों से क्या करा लें, उन्हें कहें जनाब आप 48 घंटे काम करते हैं ना रोजाना 8 घंटे, शाम को 2-2 घंटे रोज लगा दें हमारे लिए, आप शाम को नॉर्मल टाइम के बाद 2-2 घंटे का क्या कर दें ओवर टाइम, और वर्कर एग्री करने को तैयार है, तो फिर आप वर्कर को कभी भी बेसिक रेट नहीं देंगे, आप वर्कर को थोड़े पैसे तो ओवर टाइम काम करवा सकते हैं। ओवर टाइम जब वर्कर से काम कराया जाता है तो ओवर टाइम की जो पे होती है वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ओवर टाइम की जो पे होगी, ओवर टाइम की जो पे है वो आपकी क्या होती है। अब ओवर टाइम की पे कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि उसमें जो बेसिक नॉर्मल बंदों का रेट होता है वो भी लेते हैं, जो सुबह का नॉर्मल रेट है 8 बजे से 4 बजे तक, और शाम को थोड़े से पैसे ज्यादा भी देते हैं, उसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो मिसाल के तौर पर सुबह 8 से 4 बजे तक हम वर्कर को 500 रुपए का रेट देते हैं, शाम को 4 से 6 तक जब वो ओवर टाइम करेगा तो हम उसे कहते हैं तुम्हें 750 रुपए देंगे, जिसमें 500 रुपए सुबह के बराबर रेट और 250 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा देंगे, वो जो 250 रुपए एक्स्ट्रा देंगे उसको ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। तो 500 रुपए भी देंगे शाम को और 250 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, यानी सुबह वाला रेट अलग है, शाम वाले रेट में एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। तो ये जो ओवर टाइम की पे है ये रेलेवेंट है। ओवर टाइम की पे कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है,
नॉर्मल रेट पर आवर जो 500 रुपए पर आवर है प्लस 250 रुपए पर आवर ओवर टाइम, एक्स्ट्रा पोर्शन को कहते हैं प्रीमियम। तो 500 जमा 250 मिला के 750 रुपए का जो रेट बनेगा उसको कहा जाएगा ओवर टाइम का पे रेट, ठीक है, पर आवर। ये सुबह वाले टाइम को में करेंगे, ये शाम को 4 से 6 में। मेरी वाली मिसाल में अगर 8 से 4 टाइम है 8 घंटे, तो ओवर टाइम याद रखें, कभी भी ओवर टाइम, जी आवाज कट गई होगी, कभी भी ओवर टाइम का जो रेट है वो नॉर्मल सुबह वाला रेट, आवाज कट गई थी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल टाइम के बराबर कभी भी रेट नहीं देंगे, ओवर टाइम में हमेशा रेट क्या देंगे, ज्यादा। जब भी आवाज कटेगी मुझे मैसेज आएगा, मैं रिपीट करूंगा, आपने परेशान नहीं होना, मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि कोई भी रूल मिस हो गया तो फिर आप बाद में परेशान हो। तीसरा ऑप्शन होता है डाइवर्जन। तीसरा ऑप्शन क्या होता है जी, क्या होता है, कोई बच्चा बता सके डाइवर्जन क्या होता है? ओहो, एक मिनट ठहर जाओ, मैं लिख लूं। डाइवर्जन, डाइवर्जन ट्रांसफर को कहते हैं। डाइवर्जन किसे कहते हैं? एक जगह से हटा के दूसरी जगह लाना। जैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, वैसे बंदों को भी डाइवर्ट करते हैं, लेबर को। वो तुझी ऐसे काम नहीं करना नए प्रोजेक्ट पे, हाँ जी, ये तो चलो छाड़ दो पुराना काम, ठीक है। डाइवर्जन क्या होती है जी, बताएं जी भाईजान, आपको पता हो। हमारा वर्कर किसी रेगुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा है और उसके पास फारिग टाइम, हम उसे कहते हैं तुम रेगुलर प्रोडक्शन छोड़ो, हमारा नुकसान हो रहा ना, होने दो, तुम रेगुलर प्रोडक्शन छोड़ के न्यू प्रोजेक्ट पे ट्रांसफर हो जाओ, अब तुम्हें वहां काम करना है, तुम्हें वहां पे मिलेगी, तुम्हें ये अब रेगुलर प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब आप लेबर को डाइवर्ट करते हैं किसी अपनी रेगुलर प्रोडक्ट से, तो उस प्रोडक्ट में डिस्टर्बेंस आती है, उस रेगुलर प्रोडक्ट से जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आना था, कुछ कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस हो जाता है, समझ आती है आपको। तो इस केस में होगा क्या, डाइवर्ट के केस में जब आप वर्कर को नया प्रोजेक्ट पे लाएंगे तो नए प्रोजेक्ट पे नॉर्मल रेट या बेसिक पे भी देंगे, नॉर्मल रेट पर आवर। डाइवर्ट करने के केस में जब आप वर्कर को नए प्रोजेक्ट पे लाएंगे तो वहां नॉर्मल रेट देंगे, प्लस नए प्रोजेक्ट पे लाने की वजह से जो एग्जिस्टिंग रेगुलर प्रोडक्ट है, उस रेगुलर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो आपसे जाया चला जाएगा, आपके हाथ से जाया हो जाएगा। नॉर्मल रेट पर आवर प्लस एग्जिस्टिंग काम छोड़ के जब वो किसी न्यू प्रोजेक्ट की तरफ लेबर को डाइवर्ट करते, मैनेजमेंट कहती है छड़ो पान है काम, तो लेबर वर्कर मैनेजमेंट के कहने पे जब कोई एग्जिस्टिंग रेगुलर प्रोडक्ट छोड़ता है तो उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जाया चला जाता है जिसको छोड़ता है, और नई जगह पे जाके उसको पे मिलती है, पुराने काम की पे जो छोड़ के आया उसकी पे नहीं मिलती। तो ये जो नॉर्मल पे रेट है ये इंक्रीमेंटल है, और वो जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, समझ आ रही है। इदारे का नुकसान हो रहा है ना, नए प्रोजेक्ट पे वर्कर के आने से पुराने काम में जो डिस्टरबेंस आ रही है, जितना कंट्रीब्यूशन पर आवर सेक्रीफाइस होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। नहीं देना ना, उधर देना ही नहीं, उधर से हटा दिया वर्कर को, नहीं इधर नहीं देंगे ना, इधर नहीं दे रहे, उधर नहीं दे रहे, इधर ही देंगे। मसलन आप उधर देते थे 500 रुपए पर 500 रुपए पर आवर, उधर देंगे अब 0। जब इधर आएंगे तो वो 0 से 500 तक के सारा इंक्रीमेंटल है। ये तो नहीं है ना कि वहां पे भी 500 दे देना है, इधर भी आके 500 देना है, देन चेंज हो जाए। वो खत्म हो गया, इधर दे रहे हैं, हाँ, तो वही है। नहीं ना, बात वो नहीं हुई। जब आपने कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लिया है तो वो 500 रुपए सेविंग लिख दी हुई यहाँ। जब आप कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लिखते हैं तो वो 500 रुपए को एज अ सेविंग लिख चुके हैं, वो अब नहीं हो रहे, वो खत्म हो गए इस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन में, उनका किस्सा ही खत्म, इसीलिए दोबारा यहाँ के ले रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना, वहां पे भी 500 देना है, यहाँ पे भी देना है, तो चेंज तो कोई नहीं है। चेंज ऐसे आया है कि वो जो 500 वहां पे देना था हमने कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन में उसको रिवर्स कर दिया, इसी वजह से यहाँ के जो देने पड़ते हैं हम उसको एज अ रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं, उधर वाले समझते हैं ही नहीं, देते ही नहीं थे, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जब लिखा ना तो उसमें वो वेजेस रिवर्स हो गई, रिवर्स समझते हैं, खत्म हो गई जी। नॉर्मल प्रोजेक्ट की रेट वही है कि बात, नॉर्मल प्रोजेक्ट की लेबर रेट ही है ये,
इदारा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज नहीं करता, लेकिन अगर प्रोजेक्ट के मुताबिक चेंज किया, पुराना रेट 500 था, नया रेट 600 है, तो 600 रुपये लेंगे यहाँ। ठीक है, 600 रुपये पर आवर। स्पेयर आवर्स में स्पेयर आवर्स वो भी अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट हाँ तो फिर वो क्यों नहीं ऐड होता? किधर? क्योंकि हम वो जिस प्रोजेक्ट पे ट्रांसफर करते हैं फारिग टाइम में से, उसके अगेंस्ट हमने कहीं कंट्रीब्यूशन रिवर्स नहीं किया, कोई काम नहीं छोड़ा, वो फारिग ही था। उन्होंने कहा भाई इतने बहन की बजाय इतने काम कर। उधर हम क्या कर रहे हैं, इधर से काम हटा के जब ला रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन लॉस करने में उसकी सारी कॉस्ट उड़ गई। जी चले जी, ये सारी सिचुएशन हमने कर ली है डिस्कस। समझ आ रही है बात आपको? लास्ट जो बात बता दें, जब भी आप किसी वर्कर को किसी एग्जिस्टिंग काम से हटाएंगे, जब भी आप वर्कर को किसी एग्जिस्टिंग काम से हटाएंगे, तो जब उसको स्पेशल ऑर्डर की तरफ या किसी नए काम की तरफ लेके जाएंगे, तो नए काम के ऊपर आपको उसको नॉर्मल रेट पर आवर देनी पड़ेगी, प्लस पुराने काम को छोड़ने से जितना नुकसान होगा वो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगा। तो अब डबल कॉस्ट आपकी रेलेवेंट है, बेसिक पे जो कैश में देनी है प्लस जितना कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होगा। किस काम का? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बनाना वर्कर छोड़ेगा, जिससे आप ट्रांसफर होकर आ रहे हैं। जी कहते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सेल रेवेन्यू फॉरगॉन एंड कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन दोनों बातें ही कंट्रीब्यूशन टू सेल। क्या कहते हैं, बड़ा लेंथी सवाल है। पायन माइक ऑन करके पूछ लो, एडा लंबा सवाल। इम्तिनान, मुझे तो आपका सवाल समझ नहीं आ रहा। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसमें दो बातें लिखी हुई हैं, एक सेल रेवेन्यू फॉर कौन है और दूसरा है कि कंट्रीब्यूशन फॉर कौन। जो सेल रेवेन्यू है वो तो सेल सॉरी जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन आ जाती है। तो सेल और कंट्रीब्यूशन में फिर कैसे फर्क आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? और भाईजान एक मिनट सुन लें, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जहां पर वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं ना हो रही होगी या सेव नहीं हो रही होगी या इनकर नहीं हो रही, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेल रेवेन्यू फॉरगॉन होगी। जहां पर सेल भी हो रही थी, वेरिएबल कॉस्ट भी हो रही थी, दोनों जब बचेंगी तब हम कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन लेते हैं, फिर अलग-अलग नहीं लेते। सेल रेवेन्यू फॉरगॉन, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग अलग-अलग नहीं लेते। ठीक है जी डन सर। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ एक बात छोटी सी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 लाख रुपए की सेल है और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 रुपए की, तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? अब आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप लिख दें कि आप ये प्रोडक्ट अगर नहीं बनाते तो आप यहाँ पे लिख दें सेल रेवेन्यू फॉरगॉन 1 लाख से और वेरिएबल कॉस्ट सेविंग कितने से, तो नेट कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कितने से आ जाएगा? तो बेहतर है यही डायरेक्ट लिख दें, फिर क्या जरूरत है दो अलग चीजें लेने की। ठीक है, जब भी हम सेल रेवेन्यू फॉरगॉन और वेरिएबल कॉस्ट सेविंग लेंगे तो उसका नेट इफेक्ट कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन होता है। हाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी या वो चेंज नहीं हो रही या वो कम नहीं हो रही, देन फिर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हमने अगर कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ले लिया तो समझ लें हमने एज्यूम किया कि सारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, सेव हो गई। अब हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे कोई कॉस्ट नहीं लग रही, कोई कॉस्ट नहीं लग रही। चलें ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी आहद साहब क्या सवाल है? सर बेसिक तो हम दे ही रहे हैं, नहीं दे रहे होंगे ना। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को सेविंग के तौर पे ले लिया तो वो वेरिएबल भी जो लेबर को दे रहे थे वो बता लिया हमने कहा वो बच गई है। वो नहीं दे रहे ना, दे रहे होते तो मैं क्यों लेता फिर। जी जनाब आ जाए जरा एग्जाम्पल करें। 17.21। हाँ जी आपने करनी है, मैंने नहीं करनी, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। 17.21 17.21 करें जी ये एग्जाम्पल। ये हर डिपार्टमेंट अलग है, इसको अलग-अलग करें। एक एक लाइन का सॉल्यूशन है, जल्दी करें शाबाश। 17.21 22 और 23 आपका होमवर्क है।
इसके बाद हमने 24 करनी है, फिर हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा आज का। 22 और 23, 17.22-23 आपका होमवर्क है। अभी क्या करें, 17.21। एक एक डिपार्टमेंट करते जाएं और जो घर से पढ़ रहे हैं वो आंसर बताते जाएं, जरा घर से जो पढ़ रहे हैं। यहाँ बैठे वो से मैं बाद में पूछता हूँ। एक एक डिपार्टमेंट करते जाओ बेटा और आंसर मुझे मैसेज करते जाओ। 3 डिपार्टमेंट है, तीनों की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है। रिक्वायरमेंट शो कर देते हैं, ये ले जी। कोई मसला नहीं, गलत हो जाएगी, कोई इशू नहीं, आप करें सॉल्व, प्लीज खुद सॉल्व करें। जी ठीक है, मोहम्मद अहमद सही कह रहे हैं आप। क्या सब बच्चों ने डिपार्टमेंट 1 कर लिया है? सब ने कर लिया है? डिपार्टमेंट 1 की रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी? 400। रिमेनिंग रेट वाला केस है, 80% हम उन्हें दे रहे हैं, 500 घंटे स्पेयर है। 500 में से जब 200 घंटे यूज होंगे तो कंपनी को रिमेनिंग 20% भी देना पड़ेगा। तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी 200 घंटे इंटू 10 रुपए इंटू 20%, नॉट 80%। 80% तो दे दिया हुआ है। 400 रुपये आंसर होगा। क्या कहते हैं? जी बेटा गुड। डिपार्टमेंट 2 करें, शाबाश। ठहर जो कर लेने दो बाकियों को, जब मैं पूछूं तो बताना है। ये जब भी ऑल्टरनेटिवली का लफ्ज आता है इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 है, इसके बाद इदारे के पास 2 ऑप्शन है। ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है ऑप्शन 2 है, एक और ऑप्शन है इदारे के पास। कल हमने ये बताया था जब दो बेनिफिट्स को कंपेयर करें तो हायर ऑफ, और जब दो कॉस्ट को कंपेयर करें तो उनमें से लोअर ऑफ सेलेक्ट करनी है। जब भी दो कॉस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करें और कंपेयर करें तो उनमें से लोअर ऑफ ऑप्शन पे सिलेक्शन होगी जहां कॉस्ट कम है। जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली डिपार्टमेंट 2 का आंसर मैसेज करें प्लीज। जो बच्चे घर से कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि डिपार्टमेंट 2 का आंसर भेजें। तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं कर लिया डिपार्टमेंट 2, तो देखें 100 घंटे चाहिए, नॉर्मल रेट 12 रुपए है। ऑप्शन नंबर 1 वर्कर फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, ऑप्शन उनको ओवर टाइम की पेमेंट दे दें। ये लिखा हुआ ओवर टाइम काम कराएं और उनको ओवर टाइम की क्या दे दें, तो ओवर टाइम की पेमेंट कितनी बनेगी? ओवर टाइम की पेमेंट कितनी बनेगी जनाब? 12 रुपए का बेसिक रेट है प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, तो 18 रुपए पर आवर। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको डाइवर्ट कर लें, दूसरा ऑप्शन क्या है, उनको डाइवर्जन, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्जन, डाइवर्ट कर लें, तो वो होता है 12 रुपए पर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन 4 रुपए पर आवर। क्योंकि ये दोनों कॉस्ट हैं तो जब भी दो कॉस्ट को कंपेयर किया जाएगा तो लोअर ऑप्शन सेलेक्ट की जाएगी। 16 रुपए पर आवर इंटू 100 घंटे, तो आंसर 1600 रुपए आएगा। ठीक है, चलो डिपार्टमेंट 3 करें, 1600 रुपए आना है ये। डिपार्टमेंट 3 करें, बोलना नहीं, शाबाश। डिपार्टमेंट 3 करें,
ठीक है, आंसर सही है जो बच्चे बता रहे हैं घर से। फैसल साहब आपका जवाब ठीक है, जो बच्चे घर से कर रहे हैं वो जवाब सही बता रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और सही पढ़ी हुई है, और अगर नहीं पढ़ी तो अब ठीक है, समझ आ गई उनको बातें, समझना जरूरी है। जी भाईजान आपसे नहीं हो रहा ना, डिपार्टमेंट 2 हो गया, 3 कर रहे हो, ठीक है, बताओ शाबाश करके क्या जवाब है। डिपार्टमेंट 3 में 12,000 आता है, गलत, 9,000 आएगा। देखें जी, लेबर वर्कर प्रोडक्ट जी पे काम कर रहे हैं, किस पे, उनको जी से हटाएंगे क्योंकि यहाँ डेबिट के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। वर्कर प्रोडक्ट जी पे काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास उनको सिर्फ जी से हटाने की ऑप्शन है। बेसिक रेट 20 रुपए पर आवर है, नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट है 20 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर आवर लेना है, ये पर आवर नहीं है, ये पर यूनिट है, ये कंट्रीब्यूशन पर आवर नहीं है, ये पर यूनिट है। तो अगर 20 रुपए का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है और 2 घंटे में बनता है प्रोडक्ट, तो 10 रुपए पर आवर होगा। दोनों चीजें पर आवर लेनी है, ये बोंगी बच्चे मारते हैं कॉस्ट में भी। तो 30 रुपए पर आवर इंटू 300 घंटे, 9,000 आना है मेरा ख्याल है। 30 रुपए पर आवर इंटू क्या आंसर आता है, 9,000। और ठीक है, अब हम एक सवाल करेंगे, क्या करेंगे, 17.24 है कोई सवाल, 17.24 चेक करें। ये 17.24 क्वेश्चन आपने अभी बैठ के करना है, जो करता जाएगा छुट्टी लेता जाएगा। 17, इसमें सारा पिछला रिवाइज हो रहा है, दिखाना जरा, 17.24 ही है ना, एक मिनट, हाँ, लेकिन 1 मिनट मुझे दे दे बस, फिर आप करें, मैंने नहीं करवाना। 17.24 आपने खुद करना है, सब बच्चों ने बैठ के, जिसको जो मसला आ रहा है वो मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पे बैक ही ना निकालना आया तो अल्लाह के हवाले, फिर आप जन्नती हैं, फिर आपको पुराने नोट्स देखने चाहिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ा आया हूँ वो एक दफा बताता हूँ बस, दोबारा पूछेंगे तो फिर आप इंडिविजुअली आ जाओ मेरे पास इधर, मैं बता दूँ, ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो जन्नती हजरात, अच्छा अभी जो मुझे 1 मिनट आपने देना है वो इस चीज का है कि जो एनपीवी हम अभी तक पढ़ के आए हैं ना, मैंने आपसे कहा था उसमें 2 तरह के कैश फ्लोज आते हैं, कौन से, ऑपरेटिंग और, अब मैंने बीच में रेलेवेंट कॉस्टिंग भी पढ़ा दिया आपको। तो अब जो एनपीवी का मैक्सिमम फॉर्मेट बन सकता है वो ये बनेगा, जरा देख लो टेबल की शक्ल, आप इसको रट्टा नहीं लगाना, बस समझना है। सबसे पहले कोई एनुअल सेल या एनुअल इनकम आएगी, एनुअल सेल या एनुअल 1 से आएगी, फिर आपने उसमें से एनुअल वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है, क्या लेस करनी है, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल एफओएच है और वेरिएबल, अब मैंने बीच में रेलेवेंट कॉस्टिंग लगाई हुई है ऐसी जबरदस्ती, मैंने देखे क्या लिखा हुआ है, या तो मटेरियल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, या मटेरियल आप परचेज कर रहे होंगे, दोनों भी आ सकती हैं, और अगर आप मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या आएगी उसकी, ये जो आपने रूल नहीं पढ़े पीछे, उन्हीं को बस मैंने ये एक एक लाइन में लिखा हुआ है। लेबर के केस में अगर स्पेयर कैपेसिटी है लेबर के पास और आप उसे फुल रेट दे रहे हैं तो कुछ रेलेवेंट नहीं आएगा, कुछ नहीं ना रेलेवेंट आएगा। अगर आप लेबर को पार्शियल रेट दे रहे हो तो रिमेनिंग रेट आता है, और अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो तो फिर मैंने कहा था 3 चीजों में से लोअर ऑफ, या ओवर टाइम या हायरिंग, या तीसरा क्या था, अभी मैंने तीनों बताए ना आपको, तीनों हो, तीनों में से क्या लेना है। ये वो छोटे छोटे एक एक लाइन में रूल लिखा हुआ है, ये पूरे नहीं है रूल, बस आपको हिंट दे रहे हैं कि लेबर का कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है। मटेरियल पे रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई हो गई, लेबर पे हो गई,
वेरिएबल ओवरहेड तो सारे ही लेने हैं, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी सारी लेनी है जो कि परसेंटेज ऑफ सेल में दी हो। इसके बाद तीसरी मेन हेडिंग है फिक्स कॉस्ट। क्या लेनी है? इंक्रीमेंटल या एडिशनल, बिजनेस की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी, वो लेनी है जो प्रोजेक्ट की वजह से हुई। उसकी मिसालें मैंने नीचे लिखी हुई हैं। क्या क्या आ सकता है? एनुअल रेंटल एक्सपेंस, अगर आपको बिल्डिंग आ सकती है, कोई फिक्स्ड एफओएच आ सकते हैं, कोई क्या आ सकती है, ये सारी वो खर्चे हैं जो प्रोजेक्ट की वजह से हैं। किसी किस्म की कोई एग्जिस्टिंग करंट सैलरी नहीं लेनी, करंट रेंट एक्सपेंस नहीं लेना, करंट लाइसेंस फीस सारी वो लेनी है जो एडिशनल होगी। बात समझ आ रही है? तो पहला हेड एनुअल सेल है, दूसरा हेड क्या होता है? एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा मेन हेड क्या है? ये मैंने मिसालें ली हैं, ये ज्यादा भी हो सकती हैं, आगे ये ज्यादा होनी है, मैंने ज्यादा करी जानी है ऐसे सवाल करा करा के। आपने मेन हेडिंग याद रखनी है कि सबसे पहले एनुअल इनकम कोई आएगी, माइनस पे एनुअल वेरिएबल कॉस्ट आएंगी, फिर एनुअल फिक्स कॉस्ट आएंगी जो इंक्रीमेंटल हो, उसके बाद फिर आपने लिखनी है किसी किस्म की कोई भी एनुअल। इसमें मैंने दो मिसालें लिखी हैं। अगर वो आपको ये कह दे जी नेट कट गया था, आवाज कट गई थी, हाँ जी आवाज कट गई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर वो आपको ये कह दे कि आपकी बिल्डिंग है और आपने किराए पे दी हुई थी, जब आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो बिल्डिंग का किराया नहीं मिलेगा, तो वो एनुअल रेंटल इनकम फॉरगोन आ जाएगी मिसाल के तौर पर। या वो कह दे जब आप नया प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपकी किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी, हर साल की सेल गिरेगी नए प्रोजेक्ट की वजह से, तो उसका कंट्रीब्यूशन फॉरगोन नजर आ रहा है आपको। ये दो मिसालें नजर आ रही है ना? जरूरी नहीं है हर सवाल में हो ये, मैंने तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है। अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो वो स्टेप क्या करते जाएं, स्किप करते जाएं। सबसे पहला हेड क्या है? एनुअल इनकम माइनस एनुअल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट माइनस एनुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर कोई हो एनुअल कोई भी रहे। ये दो मिसालें भी दी हैं। यहां तक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, यहां तक क्या है? उसके बाद नीचे वाले कौन से हैं? इन्वेस्टिंग, लैंड खरीदी तो उसकी परचेज कॉस्ट इधर आ जाएगी, स्क्रैप वैल्यू एंड पे आ जाएगी। बिल्डिंग की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इधर, स्क्रैप इधर। प्लांट की मशीन भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, गाड़ी भी, कोई भी नॉन करंट एसेट हो सकता है, उसकी परचेज कॉस्ट जीरो पे आएगी और स्क्रैप वैल्यू कहाँ पे आएगी? तो नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे और आप एनपीवी निकाल लेंगे। ये टेबल गाइडेंस के लिए है, इसको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाना है तो उसको लगा लो हेड्स को। और सीक्वेंस मैं फिक्स रखूंगा, आई कैप का कोई सीक्वेंस नहीं, मैं तमाम सवालों में अपना सीक्वेंस फिक्स रखूंगा कि एनुअल नेचर की आइटम पहले लिखूंगा, जो एनुअल नेचर की है ना, एनुअल नेचर की जो हर साल होने वाली है, एनुअल इनकम माइनस एनुअल एक्सपेंसेस। और समझ आ रही है? बस रट्टा नहीं लगाना, इसको एक दफा जाके दोबारा पढ़ लेना। अब आपने 17 इशारिया सवाल करना है, बस जो करता जाए वो छुट्टी लेता जाए, अभी करना है और कल करना है, दूसरी क्लास ने किया है, चलें शाबाश। जिसकी नीयत खराब हो रही है उसको मैंने बिठा लेना यहाँ पे 5 बजे तक, तो जल्दी करें और जल्दी जाएं। सारा सवाल ये अभी तक की सारी रिवीजन कराएगा आपको। 17.24 जो आप करते जाएंगे वो मैं टैली करता जाऊंगा। चलो भी चलो शाबाश। ये 17.24 सवाल करो जो, और ये इसके ऊपर लिख लो, ये रिवीजन के लिए भी अच्छा है, सारा चैप्टर तकरीबन बेसिक रिवाइज कर देगा, रिवीजन के लिए भी अच्छा है। और ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए, मैं बताऊं दूसरी क्लास में किया बच्चों ने, और तुम पहले ही नियत बना के बैठे हुए मैंने नहीं करना है, दनिया करना पे हैं। शहजादे कर ले, तेरी मेहरबानी, तेरे ही फायदा, मेरा तो कोई फायदा नहीं। देख लो ना, मुझे पेपर में बैठना है ना मैंने पेपर देना है, मेरा सिर्फ एक फायदा है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे बोनस मिलेगा, और अगर आप मेरे बोनस के दुश्मन तो मेरे दुश्मन, जो मेरे बोनस का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। ठीक है? मटीरियलिस्टिक दौर है, पैसों के लिए हर काम हो रहा है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बोनस पे लात ना मारें।
अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर रहा हूँ, आप लोग करें। ऐसे मैं तो फजूल बोलता रहूंगा, एनर्जी है ना। जी, सवाल करने के लिए दिया है तो एनपीवी का आंसर है 187 पॉजिटिव, आईआरआर का आंसर है 15 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब बच्चों का दूसरा रेट डिफरेंट है। पहला रेट लो होगा, 8% लो रेट होगा, हाई रेट एज्यूम करेंगे आप, तो आईआरआर का आंसर 15 पॉइंट समथिंग आता है। सब बच्चों का थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, कोई मसला नहीं, मैं नहीं करवा रहा, आपने खुद करना है। हाँ जी, तो बच्चों ये एनपीवी 187 आपने की है, आईआरआर 15.28 है। अगर पहला रेट 8% हो और दूसरा रेट 16% हो तो ये आंसर आएगा। पहला रेट 8 हो, दूसरा 16 हो। अगर इस ये नहीं है तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा आंसर, ठीक है। तो वो भी ठीक है, 1,86,000 तुमने पूरी पूरी रकमें ली हैं, इन्होंने राउंड करके ली हैं। 1,87,000 हमने लिखा है, असल में तुमने वो राउंड नहीं किया हुआ, पूरी रकमें लिखी हैं। अच्छा, इसका आंसर है 3.02 और चौथा पार्ट आप अभी करें। तो बोल क्यों रहे कर, लोगों को क्यों डिट्रैक्ट कर रहा है? एनवीटी से हो सकता है तो चौथा पार्ट करो, यही पॉइंट था जो ऐसे ही बोल पड़ा है, लोगों को करने तो देता, फिर मैं उन्हें कहता ये गलत किया है। गलत तो नहीं है, टाइम जाया किया, एनवीटी से हो सकता है। वैसे वो पता चल गया आपको, वो भाईजान ने बोल दिया कि चौथा पार्ट क्योंकि इक्वल सेल है ना, इक्वल कैश फ्लो आ जाएंगे, तो वो एनवीटी वाले तरीके से हो सकता है। जिस बच्चे ने इसको दोबारा दोबारा लहदा चारों सालों को किया, उसने टाइम जाया किया, ये एनवीटी से होना था, ये वाला पार्ट एनवीटी से करना था। इसका आंसर तकरीबन 209 आता है, 208 समथिंग में 209 लिख रहा हूँ, बाकी चेक करो आप। तो कोई मसला नहीं, कर दे सॉल्व, माइनस में ना जबरदस्ती नहीं करना। माइनस कितने परसेंट पे लिया दूसरा रेट? हाँ तो वो तो पॉजिटिव ही आनी है, +8 आई है, प्लस पॉजिटिव, हाँ कोई नहीं, जाने दो, आइए रहा 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, फिर भी सही आ जाएगी। चलो भाई चलो, हाँ जी, कितना टाइम लगा है? अब जाके 4:45 हुए हैं मेरी घड़ी में, ये आगे है थोड़ी सी। और आप में से कुछ बच्चे चारों पार्ट्स कर चुके हैं, कुछ बच्चे चारों पार्ट्स कर चुके हैं, जिसकी नीयत नहीं थी उसने एक ही पार्ट किया अभी। यार तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुम्हारी मेहरबानी है, खाली नॉलेज होना जरूरी नहीं है, इधर पेपर लंबा बहुत आना है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। अभी एक पार्ट किया ना, ये देखो लोगों ने 3-3 कर लिए हैं। हाँ मैं क्या, हाँ आप टाइम रख के प्रैक्टिस करो घर में, बार बार एग्जाम्पल करो, खुद ही स्पीड बन जाएगी है। ये सवाल रिवीजन के लिए अच्छा है, सारा पिछला नॉलेज रिवाइज कर रहा है, इसीलिए तो दिया है ताकि आपका सारा नॉलेज गुड़ हो जाए और फिर आप सारा नॉलेज समेट दोबारा। कुछ बच्चों को उसका ये कर लेंगे, कुछ को मिक्स हो जाना सारा नॉलेज, तो वो फिर पिछला जाके देखें। आईआरआर था 15.28, अगर 8 और 16% लिया तो 14 लिया है, तो फिर थोड़ा फर्क आएगा। 14.28 आ रहा है आपकी आईआरआर, नहीं फिर आपने फॉर्मूले में डाटा प्लग इन करने में गलती किया, फिर 15.01 आ जाएगा, मुझे पता है ना। कोई नहीं, जाने दो, 3-1 आ रहा था। क्या हम क्लास वाइंड अप कर सकते हैं? उन्होंने कहना सर छोड़ो जान लेकिन आपको करना चाहिए था है। देखिए आप करेंगे तो आपको फायदा है, मेरा पेपर नहीं है, बाकी मैं छाप दूंगा, मुझे अभी क्या, मैं 5 मिनट में छाप देता हूँ सारा सोल्यूशन। मैंने ये कराया पहले 1700 दफा कराया है। जी जी आहत साहब, आपका जवाब ठीक है, लेकिन एनवीटी के तरीके से करना था। मैं आपको जरा दिखा दूं इसका सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट होना था, जो इसका आखिरी पार्ट है, पता नहीं कहाँ है, होगा। ये देखें जी, ये इसका सोल्यूशन ऐसे होना था, आखिरी पार्ट का, या ऐसे कर लें,
एक दफा कॉलम में, या ये वाला फॉर्मेट बेहतर है, इस तरह एनवीटी के तरीके से, एनवीटी के तरीके से। समझ आ रहा है ये सोल्यूशन? हाँ 209 आता है। एनवीटी के तरीके से हर एक चीज के अलग-अलग पीवी निकाल लें और एनवीटी फैक्टर ले लें। ये होमवर्क है जी, ये होमवर्क है। ये जो पास पेपर वाले नोट्स लेके आया फोटोकॉपियर से, उसमें से बैजर पीएलसी, ये कल डिस्कस करेंगे, करवाऊंगा नहीं, डिस्कस करूंगा। इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने में ही सारा सवाल हल हो जाना है, लेकिन वो कल पढ़ेंगे, 15 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। आप घर से जरा इसका सीक्वेंस बना के ले आए, बस फॉर्मेट का सीक्वेंस नहीं होता, वो बना के ले आओ, चाहे हल ना भी करो इस सवाल को। आज जरा काम दिया ज्यादा, आज आपको काम क्या ज्यादा दिया है, एक तो ये सवाल दोबारा करना है, बार बार करना है, 17.24, इस पे स्टार लगा लो, ये रिवीजन के लिए अच्छा सवाल है। तो 17.22, 23 ये होमवर्क है, और ये पास पेपर का सवाल। वैसे तो ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का है, पास पेपर नहीं, आसान सवाल है, तो आप करें, ठीक है। किसी का कोई मसला है तो वो पूछ ले। हाँ, ये पास पेपर का सवाल नहीं है, लेकिन आई कैप ने अपनी किट में दिया हुआ था पुरानी, आपको पास पेपर वाले नोट्स में से मिल जाएगा, बैजर पीएलसी, ठीक है। चलो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नोट्स नहीं मिले अभी तक? अच्छा, चलो मैं उन्हें कहता हूँ वो भेज देते हैं दोबारा, नोट्स भेजे हुए हैं ग्रुप में, ठीक है, भेज देते हैं। बाकी आप चाहें तो नोट्स डाउनलोड कर लो यहाँ से जाके, अगर आपको नोट्स ना मिले तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो बेटा, ये ड्राइव है, यहाँ से डाउनलोड कर लो जाके, bit.ly MFA बाय अब्दुल अजीम, इधर नोट्स पड़े होते हैं सारे। ये आपने www गूगल की जगह लिखना है, जहाँ गूगल टाइप करते हैं एड्रेस बार में, यहाँ से भी नोट्स मिल सकते हैं आपको, सारे स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स हैं, bit.ly MFA बाय अब्दुल अजीम, ठीक है। इसको टाइप करो, यहाँ से डाउनलोड कर लो जाके, ठीक है बेटा। चलो, अल्लाह हाफिज। अगर आपको नहीं शेयर हुए तो व्हाट्सएप में